मुझे लगता है कि यह बात बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब जब बीजेपी किसी मुद्दे पर फंसती है तो टीवी पर एक बहुत बड़ी न्यूज, एक बहुत बड़ी खबर आ जाती है और पूरा ध्यान लोगों का वहां से हट करके और वहां चला जाता है। और इसका एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैंने आपको सैकड़ों बार उदाहरण आपको बताए हैं। आज 2 बजे से सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर के सुनवाई शुरू होने वाली है। खुद चीफ जस्टिस सुनवाई की शुरुआत करेंगे, लेकिन उस बहस पर, उस मुद्दे पर लोगों का ध्यान ना जाए, इसीलिए टीवी पर इससे पहले एक और बहुत बड़ी खबर आ गई। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनका नाम चार्जशीट में आ गया। वो केस जिस केस में 10 साल पहले सबूत नहीं थे, यह कहा जा रहा है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि चार्जशीट में नाम आ गया। कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। कांग्रेस ने आज देश भर में सड़कों पर उतर करके मोर्चा खोला है और कहा है कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के हमारे नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाया जा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी पूरी ताकत से, पूरे दमखम से मोदी के गढ़ में घुस करके गुजरात में नरेंद्र मोदी को बेचैन किए हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त भी राहुल गांधी गुजरात में ही हैं और कल राहुल गांधी 2 बजे गुजरात में पहुंचे थे और उसके बाद में तस्वीरें निकल करके सामने आने लगी कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में आ गया है और आज भी राहुल गांधी गुजरात में ही है। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी के गढ़ में गुजरात में घुस करके राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं, पूरी पार्टी को बदलने की बात कह रहे हैं, स्लीपर सेल को हटाने की बात कह रहे हैं, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ कानून को लेकर के सुनवाई शुरू होनी है। और इस बीच में एक इतनी बड़ी खबर, उसी खबर से पूरी मीडिया छाई हुई है कि नेशनल हेराल्ड केस, नेशनल हेराल्ड मुश्किलें बढ़ सकती है, इसलिए सोनिया, राहुल समेत कई और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। पूरी तरह से मीडिया के ऊपर हर चैनल में यही जो है खबर चल रही है कि राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, रॉबर्ट वाड्रा को, सैम पित्रोदा को, सुमन दुबे को, इन सबको जेल भेजा जाए। बड़े बड़े आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें पेश की जा रही हैं। 2000 करोड़ का, 5000 करोड़ का घोटाला हुआ है। लेकिन आप बताइए कि अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ 2000-5000 करोड़ का घोटाला अगर होता और ये सबूत अगर नरेंद्र मोदी के हाथ में होते, उनकी सरकार के हाथ में होते, तो क्या 11 साल तक नरेंद्र मोदी चुपचाप बैठे रहते? सोचिए जरा इस बात। परिवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजीएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम शामिल है। इसके विरोध में पार्टी देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर आज बुधवार को विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह धमकाने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने खुल करके मोर्चा खोला है। तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली की भी है और रॉबर्ट वाड्रा, उनको भी सुनवाई के लिए बुलाया गया है ईडी की तरफ से। वो कल भी ईडी के दफ्तर में गए थे, ईडी के दफ्तर में पेश हुए थे और आज भी प्रियंका गांधी उनके साथ में थी। प्रियंका गांधी ने बाकायदा उनको गले लगाया, गले लगे हैं वो अपनी पत्नी से, और फिर उसके बाद में वो अपनी पेशी के लिए गए हैं। तो यानी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी इसमें अपनी ताकत का भी प्रदर्शन कर रही है, बैकफुट पर नहीं दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी बाकायदा रॉबर्ट वाड्रा के साथ गई है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। पहले खबरें ये भी आ रही थी कि हो सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी दोनों पैदल पैदल ईडी के दफ्तर तक जाएं, लेकिन फिर बाद में खबर आई कि वो गाड़ी से ही जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और दिल्ली में सिक्योरिटी का भी एक अपने आप में अलग मसला होता है। बैरिकेटिंग पुलिस की तरफ से, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान पुलिस की तरफ से लगा दिए गए थे। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के तैयारी। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनके सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी। 12 अप्रैल यानी 3 दिन पहले
12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जो राहुल गांधी को राहत दिलवाने का काम करते रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में कोई सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं है, पूरी तरह से पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये मामला है और राजनीति इस पूरे मामले पर हो रही है। नेशनल हेराल्ड के विषय में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो कुछ भी नई नहीं है, इसलिए क्योंकि जब ये केस शुरू हुआ था तभी हमने बड़ा स्पष्ट किया था कि ये बड़ा विचित्र केस है जो शुरू किया गया है बिना किसी एक रुपये के स्थानांतरण हुए, बिना किसी एक पैसे की प्रॉपर्टी के स्थानांतरण हुए। एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 की कंपनी बनाई गई जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी और अन्य लोग, लेट श्री मोतीलाल वोरा जी इत्यादि सब डायरेक्टर्स थे, जिसमें न डिविडेंड दिया जा सकता है न कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकता है, सिर्फ नेशनल हेराल्ड की पुरानी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए। उस पर एक मनगढ़ंत झूठा केस रचा गया है। उसी प्रक्रिया में एक श्रृंखला में ये एक और चीज हुई है जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो प्रक्रिया होती है। शुरुआत से इसका पूरी तरह से कानूनी रूप से नियंत्रित रूप से सामना किया जा रहा है और मैं बताना चाहता हूं कि ये एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है और अंततोगत्वा इसमें कोर्ट्स ये स्पष्ट करेंगे। अभी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इसको एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है जो दर्शाया जा रहा है। मुझे याद आता है राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था कि एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है, आपका नाम बार बार घसीटा जाता है, आपको ईडी के दफ्तर में सुनवाई के लिए बुलाया जाता है। और आप याद करिए जब सोनिया गांधी बीमार थी उसके बावजूद उनको ईडी के दफ्तर जाना पड़ा। हालांकि इतने बड़े नेताओं को छूट मिल जाती है, ईडी उनसे घर पर आकर के पूछताछ करती है, लेकिन सोनिया गांधी बीमार थी और उस वक्त में प्रियंका गांधी वो बाहर बैठी रहती थी और कई कई घंटे तक सोनिया गांधी को अंदर बैठना पड़ता था। तब राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार बदलेगी और ये अधिकारी याद रखें। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। अब जिस तरीके से इस पूरे मामले को हाईलाइट किया जा रहा है, बड़े बड़े आंकड़े दिए जा रहे हैं इसमें और लोगों को यह बताने की कोशिश हो रही है कि नहीं, गांधी परिवार ने तो वाकई बहुत बड़ा गबन किया है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। क्या कहा जा रहा है ईडी की तरफ से? ईडी का आरोप है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप है 2000 करोड़ की संपत्तियों पर 50 लाख रुपए में कब्जे में लिया। मतलब 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुल थी, उनको 50 लाख रुपए में कब्जे में ले लिया। ईडी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजीएल के 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जे के लिए उसका अधिग्रहण निजी स्वामित्व वाली कंपनी यंग इंडियन के जरिए केवल 50 लाख रुपए में कर लिया। इस कंपनी के 76% शेयर सोनिया और राहुल के पास में है। इस मामले में अपराध से अर्जित आय 988 करोड़ रुपए मानी गई। साथ ही संबंध संपत्तियों का बाजार मूल्य 5000 करोड़ रुपए बताया गया। तो मतलब एक तरीके से ईडी का यहां पर यह आरोप है कि 5000 करोड़ की कुल संपत्ति थी जो बाजार मार्केट रेट है उसका, और उस वक्त में एक्चुअल कॉस्ट उसकी आंकी गई 2000 करोड़ रुपए और उसको मात्र 50 लाख रुपए में सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने उस पर कब्जा कर लिया। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, सोनिया गांधी, ये सही बात है कि मनमोहन सिंह की सरकार में उनका रुतबा, उनका रुआब, ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के बराबर का था, वो यूपीए की चेयरपर्सन आज भी है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि गांधी परिवार, वो परिवार जो देश में 54 साल तक जिस पार्टी की सत्ता रही हो, सरकार रही हो, और
उसमें भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एक इतना बड़ा राजनीतिक परिवार क्या 1000-2000 करोड़ रुपए के लिए अपने हाथ काले करेगा? जरा सोचिए इस बात को। आनंद भवन इलाहाबाद के अंदर जो अपना खुद का पैतृक आवास था उसको भी एक तरीके से दान दे दिया गया। तो आप बताइए कि जो प्रधानमंत्री पद पर कोई भी व्यक्ति बैठा होता है, क्या आज नरेंद्र मोदी 1000-2000 करोड़ रुपए के लिए अपने हाथ खराब करेंगे? 1000-2000 करोड़ रुपए इतने बड़े पद पर बैठने के बाद में कुछ वैसा ही है जैसा आप 1000-2000 रुपए के लिए करें। क्या आप 1000-2000 रुपए के लिए अपने हाथ खराब करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप भी ये सोचेंगे कि कम से कम जो है वो अगर बड़ी राशि हो तो आदमी हो सकता है कि लालच में आ जाए, लालच में उसकी आंखें बंद हो जाती। लेकिन 1000-2000 करोड़ रुपए इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, सच्चाई यही है। और कांग्रेस ने इस पर सिलसिलेवार तरीके से पलटवार किया है। बाकायदा सुप्रिया सेनेत ने एक वीडियो बना करके इस पूरी कहानी को उजागर किया है। 15 अप्रैल को यह सार्वजनिक किया गया कि ईडी ने एक बोगस फर्जी चार्जशीट एजेएल और यंग इंडियन के मामले में दायर करी है, जिसमें सोनिया जी का और राहुल जी का भी नाम है। अब क्योंकि सरकार ने इसमें इतने झूठ फैलाए हैं और हर कोई इसमें विशेषज्ञ बन गया है बिना तथ्य जाने, तो कुछ तथ्य, कुछ आंकड़े, कुछ सबूत, कुछ साक्ष्य आपके लिए जानने जरूरी है। सबसे पहले तो ये एजेएल और यंग इंडियन है क्या और किस तरह के झूठ फैलाए जाते हैं। यंग इंडियन एक कंपनी है और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एक कंपनी है। झूठ फैलाया जाता है कि यंग इंडियन ने एजेएल को टेक ओवर कर लिया, ये झूठ है। झूठ फैलाया जाता है कि सोनिया जी और राहुल जी खूब पैसा पीट रहे हैं, झूठ है। झूठ फैलाया जाता है कि उन्होंने कुछ हेराफेरी करी, झूठ है। अब समझ लीजिए बात क्या है। एजेएल एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड वो संस्था है जो नेशनल हेराल्ड छापती है। नेशनल हेराल्ड वो अखबार है जो जंगे आजादी के दौरान हिंदुस्तान की मुखर आवाज बनकर उभरा था। इसकी स्थापना खुद पंडित नेहरू ने, रफी अहमद किदवई जी ने, पुरुषोत्तम दास टंडन जी जैसे आजादी के महानायकों ने की थी। खैर, समय बढ़ता गया, ब्रिटानिया हुकूमत से हम लड़ते रहे। ब्रिटिश ने एजेएल को और नेशनल हेराल्ड को बैन भी किया था, लेकिन उसके बाद एजेएल पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता गया। उसके ऑपरेशंस भी सस्पेंड करने पड़े, लोगों को देने के लिए तनख्वाह, उनके पीएफ वगैरह का पैसा भी नहीं था। तो 2002 से 2011 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने 100 बैंक ट्रांजैक्शंस और चेक के माध्यम से 90 करोड़ का लोन एजेएल को दिया। लेकिन क्योंकि एजेएल पर कर्ज इतना ज्यादा था और ऑपरेशंस खत्म हो चुके थे, तो उसकी डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया, उसके ऋण को शेयर में कन्वर्ट किया गया। ये बहुत आम प्रैक्टिस है, सरकार भी एनसीएलटी में लगातार करती रहती है। और ये इक्विटी एक नई कंपनी यंग इंडियन में डाल दी गई। यंग इंडियन सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इसका क्या मतलब हुआ? नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी अपने शेयर होल्डर को एक नया पैसा मुनाफे में, डिविडेंड में, सैलरी में नहीं दे सकती है। इसके शेयर होल्डर कौन थे? इसके शेयर होल्डर 4 लोग थे, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी और मोतीलाल वोरा जी। सोनिया जी तब अध्यक्ष थी, राहुल जी महासचिव थे, संगठन महासचिव ऑस्कर जी थे और मोतीलाल वोरा जी कोषाध्यक्ष मतलब ट्रेजरर थे। खैर, क्या यंग इंडियन ने एजेएल का टेक ओवर कर लिया? कतई नहीं। एजेएल के 700 शेयर होल्डर्स थे, ईजीएम में उन्होंने अप्रूव किया, तब डेट इक्विटी में कन्वर्ट हुआ और यंग इंडियन भी एक शेयर होल्डर बन गया। एजेएल की सारी संपत्ति, उसके सारे एसेट, उसके सारी इनकम उसकी अपनी है। उसकी इनकम का, उसकी रेंटल का एक नया पैसा ना तो यंग इंडियन में जाता है ना उसके किसी शेयर होल्डर में जाता है। खैर, समय चलता रहा, गाड़ी पटरी पर आई और अब एजेएल नवजीवन, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज जैसे अखबार छापता है, वेबसाइट चलाता है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैंडल करता है। एक और झूठ बोला गया कि एजेएल के पास 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इतना पैसा तो बीजेपी के दफ्तरों में ही है, हमारे पास तो नहीं है, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट ने खुद एजेएल की प्रॉपर्टीज का आकलन मात्र 359 करोड़ पर किया है। खैर, 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट गए। 2020 तक उन्होंने ये केस लड़ा। उसके बाद वो बड़े मुखर तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ जहर उगलने लगे, उनका सच बयां करने लगे। इससे दोनों लोग डर गए, उनको लगा कहीं सुब्रमण्यम स्वामी बिदक ना जाए। तो 2021 में सरकार ने खुद से एक केस फाइल कर दिया, सेम केस फाइल कर दिया हमारे खिलाफ। 2023 में ईडी ने प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट जारी किया। 10 अप्रैल 2024 को ट्राइब्यूनल ने इस प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट को कंफर्म किया और शर्त यह थी कि 365 दिन विद इन 365 डेज चार्जशीट दायर होनी। अगर चार्जशीट दायर ना होती तो केस खत्म हो जाता।
सरकार ने आनन फानन में, घबराहट में, बौखलाहट में 365वें दिन 365th डे 9 अप्रैल 2025 को चार्जशीट दायर करी, जिसमें इन सब लोगों के नाम है। अगर आपके पास साक्ष्य थे, सबूत थे, 12 सालों से ये केस चल रहा है, आपके पास तथ्य थे, तो आपने पहले क्यों नहीं चार्जशीट दायर कर दी? आपको 365वें दिन के लिए इंतजार क्यों करना पड़ा? असलियत तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज को भाजपा का पालतू फ्रंटल बना दिया है और उससे सिर्फ विपक्ष को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। कुछ लोग होंगे जो आपकी इन प्रताड़नाओं से डर जाते होंगे मोदी जी, लेकिन वो कांग्रेस वाले नहीं है, वो राहुल जी और सोनिया जी नहीं है जिनके अपनों का खून इस मिट्टी में शामिल है। इन गीदड़ धमकियों से आप किसी और को डराइए। और अगर आपको लगता है कि ये सब करके आपके खिलाफ उठने वाली आवाजें बंद हो जाएंगी, आपकी नफरत की राजनीति को हम यूं ही पनपने देंगे, आपके आदिवासी, दलितों, पिछड़ों के हक को हम ऐसे ही मारने देंगे, इस देश को बेरोजगार और महंगाई के तले दबने देंगे, तो ऐसा होगा नहीं। हम आपको मणिपुर से लेकर आपकी हर विफलता पर सवाल पूछेंगे, क्योंकि हम आपसे डरते नहीं है और आपकी इन गीदड़ धमकियों का हम पर कोई असर नहीं पड़ता। सड़कों पर इस वक्त में संग्राम है। राहुल गांधी गुजरात में है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होगा सुनवाई के दौरान वो देखना बाकी है। लेकिन जिस प्रकार से ईडी की खबर इस वक्त में टीवी पर चल रही है और टीवी पर एक बड़ी हेडलाइन क्रिएट कर दी गई है, ये क्रिएट कर दी गई है, ये शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि लोगों के अंदर एक परसेप्शन बन गया है कि जब जब सरकार फंसती है तब तब कोई बड़ी हेडलाइन टीवी पर लाई जाती है। जब भी सरकार किसी न किसी मुद्दे पर फंसती है, आज देखिए देश में ट्रंप के टैरिफ पर जवाब चाहिए। आप ये कानून लेकर के आए, वक्फ कानून, तो क्यों लेकर के आए? उसको लेकर के सरकार ने, ठीक बात है कि अपना पक्ष देश में संसद के अंदर रखा, लेकिन उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अब अपना पक्ष रखना है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई लाइव चलती है और वहां पर लाइव दलीलें सबके सामने आएगी, वहां पर सरकार क्या जवाब देगी। तो इन सबको कवर अप करने के लिए क्या सरकार ने वाकई एक बड़ा एजेंडा, एक बड़ा प्रोपेगेंडा वो किया है? सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।